हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में जो प्रश्न आज आपको मिलेंगे वो एक साथ ना तो किसी वीडियो में आपको मिलेंगे, ना ही किसी मैगजीन या फिर किसी किताब में। तो कोई भी परीक्षा हो जिसको आप देने जा रहे हैं, उसके पहले ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। और यकीन मानिए, ये वीडियो गागर में सागर जो एक कहावत है उसको बिल्कुल चरितार्थ करता है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रत्येक जो वीडियो लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। काले रंग के चावल चाखाओ जिसे मार्च 2020 में जीआई टैग मिला था, आपको बताना है कि ये जो चाखाओ नाम का चावल होता है ये किस प्रदेश से संबंध रखता है, किस प्रदेश में ये पैदा होता है। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि मणिपुर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चावल होता है ये बहुत ही महंगा बिकता है। मैंने अमेज़न पर इसे ऑर्डर किया था तो लगभग 450 रुपए में ये मुझे आधा किलो मिला था। लेकिन ये चावल खाने में बहुत ही अच्छा होता है और काफी सुगंधित होता है। मणिपुर में सदियों से इसको उगाया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी की जो कलाकृतियां होती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, उसको टेराकोटा कहते हैं। तो ये गोरखपुर का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ग्रीन और व्हाइट टी दार्जिलिंग को भी जीआई टैग दिया गया। सोहराई खोबर पेंटिंग एक होती है जो विवाह आदि शुभ मुहूर्त पर महिलाएं दीवालों पर बनाती हैं, तो ये झारखंड की है जिसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। झारखंड का है सोहराई खोबर पेंटिंग। और केविल पट्टी कदलाई मितई, मितई का मतलब मिठाई से होता है, कदलाई का मतलब मूंगफली से होता है वहां पर। तो यह मूंगफली की एक कैंडी होती है जिसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। और पलानी पंचामृतम प्रसाद को भी जीआई टैग मिला है जो कि तमिलनाडु का एक प्रोडक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है इस साल, तो और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका रिवीजन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा, देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न 1 वर्ष पुराना है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष को। और दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी, सी और डी के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि तीनों ही विकल्प यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, बिपिन रावत, तो ये भारत के पहले रक्षा प्रमुख बने थे, यानी कि भारत के पहले सीडीएस बनाए गए थे बिपिन रावत जी। बीके यादव ये अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के, ये भी याद रखना, रेलवे बोर्ड के ये अध्यक्ष बनाए गए। और महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास जी को। तो यहाँ पर सभी जो विकल्प है काफी इंपॉर्टेंट हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जारी हुआ था, उसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि एरिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सही जवाब बनेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 77,482 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो वन से ढकी हुई है। लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो राज्य का पूरा क्षेत्रफल उसका लगभग 86%, मतलब लगभग 85.4 समथिंग परसेंट जो है एरिया ढका हुआ है मिजोरम का। तो कुल क्षेत्रफल में 85 से अधिक प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो मिजोरम में ढका हुआ है। तो अगर प्रतिशत पूछा जाएगा तो जवाब बनेगा आपका मिजोरम। अगर ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से तो जवाब आपका बनेगा मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 नए रामसर स्थलों को घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो दोस्तों, भारत में पहले कुल जो रामसर स्थल थे उनकी संख्या थी, पहले तो 26 थी, 2019 में ये 27 हो गई, 10 इसमें और जुड़ गए, तो अब इनकी संख्या हो गई भारत में 37। तो जो 10 नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं भारत में, उसमें महाराष्ट्र में सिर्फ 1 है, महाराष्ट्र में सिर्फ 1, पंजाब में 3 जोड़े गए, ठीक है, और यूपी में जोड़े गए हैं 6। तो यूपी में पहले से ही 1 था, ठीक है, तो अब यूपी में कुल रामसर जो साइट्स हैं उनकी संख्या हो गई है 7। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हीरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है। हीरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश। और अगर यहाँ पर प्रश्न होता कि हीरा उत्पादन में कौन सा देश पहला स्थान रखता है तो इसका जवाब हो जाता रूस। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी उत्पाद हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं।
आपको बता दें कि अगर क्वेश्चन ये होता कि तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो सही जवाब बनेगा एमपी। जबकि तांबा उत्पादन में सबसे पहला स्थान जो रखता है वो कौन रखता है, तो ये चिली रखता है। ठीक है, तो तांबे के उत्पादन में चिली जो है ये पहले स्थान पर है। और यहीं पर अगर सवाल पूछा जाए कि चांदी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। और अगर देश के बारे में पूछा जाए तो मैक्सिको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसरो का गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों जो इसरो का गगनयान मिशन है यह एक भारतीय दलीय अंतरिक्ष यान है जो कि 2022 में लॉन्च होगा। और अगर क्वेश्चन ये होता कि चंद्रयान 3, भारत अब तक चंद्रयान के 2 मिशन को लॉन्च कर चुका है और चंद्रयान 3 जो है वो 2021 में लॉन्च किया जाएगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। फिलहाल गगनयान मिशन जो है ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। भारत में विकसित हेलिना क्या है? देखिए हेलिना का जो विकास है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और हेलिना क्या है? यह एक टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल। और हालांकि ये जो परीक्षण है काफी पहले किया गया था। आपको बता दें कि इसका जो परीक्षण था वो अगस्त 2018 में किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण जो था वो किया गया था। इसकी जो रेंज है वो 7 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो हेलिना क्या है? यह एक टैंक रोधी मिसाइल है, विकल्प सी। आम बजट 2020-21 का कुल आकार कितना है? देखिए फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट बनेंगे आम बजट 2020-21 से वो सारे पॉइंट्स मैं आपको इसमें इसी एक प्रश्न में मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो देखिए 2020-21 का जो कुल बजट का आकार था वो था 30,42,230 करोड़ रुपए। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो ये जो बजट है आम बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया था? अगर ये क्वेश्चन होगा कि राजकोषीय घाटा जो होगा उसका अनुमान कितना था, तो ये रखा गया था 3.5%। जबकि जो जीडीपी की वृद्धि दर थी, जीडीपी की वृद्धि दर जो कि फिलहाल कोविड-19 की वजह से बहुत ही डाउन हो गई है, तो ये जो है रखी गई थी उसमें अनुमान था इसका 10% का। और एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2020-21 का जब आम बजट पेश किया गया तो उसमें एक बात और भी बताई गई कि कुल 16 लाख नए जो टैक्स पेयर हैं वो भारत में 16 लाख नए टैक्स पेयर जो है ऐड हुए थे। तो ये जो संख्या है वो 16 लाख की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, इसको आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं, WEF के द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स कुल मिला के 180 देशों पर यह रैंक जारी हुई थी, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 168 थी। और एक बात और भी आपको और भी बता दें कि आपने नाम सुना होगा एल विश्वविद्यालय का और कोलंबिया विश्वविद्यालय का। तो एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो आंकड़े थे उसी के आधार पर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया 180 देशों पर, जिसमें भारत की रैंक है 168। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो प्रश्न है इसका बिल्कुल सही जवाब है 142, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जबकि 2019 में भारत जो था वो 140वें स्थान पर था। और कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट है वो RWB, ये फ्रांस की एक संस्था है, RWB रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जो सूचकांक है ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो 2019 में भारत था 140वें स्थान पर और 2020 में पहुंच गया है 142वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 2020 में है 144। जबकि अगर बात करें हम 2019 की तो 2019 में भारत था 140वें स्थान पर। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 दोनों में भारत जो था 2019 में 140वें स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स एक मार्केट रिसर्च फर्म है जिसका नाम है इप्सोस। यही जो संस्था है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 40। पहले स्थान पर कौन था? अमेरिका। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 72, ये भी याद रखना।
और वैश्विक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में जो भारत की रैंक थी वो 80 थी। वैश्विक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो 51 है 2020 की। तो 3 सूचकांक 2020 की जारी हो गए हैं और भ्रष्टाचार जो अवधारणा सूचकांक ये भी जारी नहीं हुआ है। तो पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत की रैंक थी 80। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी से समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा, यानी कि फ्लिपकार्ट। और अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने किस नाम से क्रिप्टो करेंसी जारी किया है? देखिए फ्रेंड्स, जो क्रिप्टो करेंसी होता है इसे कोई संस्था जारी नहीं करती है, कोई देश इसे जारी नहीं करता है। यह एक डिजिटल मनी होता है और इसकी जो कीमत होती है कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम रखा गया है लिब्रा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में हुआ। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तीसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कुल कितने खेल खेले गए थे, यानी कि शामिल कुल खेलों की संख्या कितनी रही? तो फ्रेंड्स कुल मिला के 20 खेल इसमें खेले गए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक एज ये जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी असम में। आयोजन हुआ फरवरी के महीने में 10 से 22 फरवरी तक। और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसके जो सीईओ रहे वो रहे अरविंद जोशी। शुभंकर था जय और विजय। कुल 37 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में पहली बार शामिल किए गए जो खेल थे वो थे साइकिलिंग और लॉन बाउल्स। और इस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये भी एक पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसमें विजेता कौन सा देश बना? सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, बांग्लादेश विजेता बना। और बांग्लादेश ने किसको हराया था? उप विजेता भारत को। तो भाई भारत जो है फाइनल में जाके बांग्लादेश से हार गया था। तो विजेता बना था बांग्लादेश और उप विजेता बना था भारत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। और इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2019 का विजेता कौन सा है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुल्तान ऑफ जोहोर कप ये किस खेल के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो है एक हॉकी का टूर्नामेंट होता है और ये जो टूर्नामेंट होता है इसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। ठीक है, मलेशिया में। और इसमें विजेता बना था ग्रेट ब्रिटेन, उप विजेता बना भारत। तो दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सही जवाब है विनर कौन बना? विनर बना था ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए 4 लेखकों के नाम हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं और चारों लेखकों के बारे में भी बात करेंगे, उनकी कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्रिकेट द्रोण नामक जो किताब है ये लिखी गई है जतिन परांजपे और आनंद बसु के द्वारा। तो विकल्प ए क्रिकेट द्रोण ये जतिन परांजपे और आनंद बसु की किताब है। चेतन भगत की भी एक किताब आई है जो कि काफी चर्चित है और उसका नाम है, क्या नाम है? वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? चेतन भगत के द्वारा। श्री अय्यर की भी एक किताब आई है जिसका नाम है हु पॉइंटेड माई लस्ट। और नीना राय की एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है अमेजिंग अयोध्या। देखो इंडिया से कंफ्यूज मत करना, इसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। ठीक है, तो ये चारों किताबें काफी इंपॉर्टेंट हैं। कोरोना वायरस से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है आपको। और याद रखिएगा कि कोरोना वायरस में आपका जो फेफड़ा होता है वही प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया था? क्या आपको याद है कि भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला था वो किस राज्य में आया था? दोस्तों ये आया था केरल में। और जो भारत में कोरोना से पहली मौत हुई थी, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखिए पहला मामला देखा गया था केरल में, लेकिन जो पहली मौत हुई थी, पहला व्यक्ति जो मरा था वो कर्नाटक का था। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? एक क्वेश्चन और भी बनता है आपका कि भारत जो है कब तक
5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत कब तक बन जाएगा? तो दोनों का जवाब है 2025 तक। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है जब कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत कब तक बनेगा, तो लोग उसको 2024 मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब है रिवाइज डेटा के अनुसार 2025। व्यास सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान 2019 के लिए तो दोस्तों ये सम्मान दिया जाएगा नासिया शर्मा, जो कि एक लेखिका हैं। इनकी एक किताब है जिसका नाम है कागज की नाव। किताब नहीं है, ये उपन्यास है, और ये उपन्यास आया था 2014 में, जिसके लिए इन्हें 2019 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया, नासिया शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति। तो देखिए, जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो अमेजन के जेफ बेजोस हैं, ठीक है। लेकिन अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 21 वर्ष की एक अमेरिकी टीवी रियलिटी शो की एक्टर हैं, उनका नाम क्या है? काइली जेनर। काइली जेनर। तो काइली जेनर जो है सबसे कम उम्र की जो है अरबपति है दुनिया की। और इसके बाद स्थान आता है 24 वर्ष के ओयो के मालिक, क्या नाम है उनका? रितेश अग्रवाल का। रितेश अग्रवाल मात्र 24 वर्ष के हैं, और इनकी जो कुल आय है वो लगभग 1.1 अरब डॉलर के आसपास है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नया कंसेप्ट, दोनों जो सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, इनका कंसेप्ट बिल्कुल नया है। काइली जेनर जो है ये इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे अपनी पोस्ट से ये बहुत कुछ कमाती हैं। मैक्सिमम जो इनका धन है वो सोशल मीडिया की वजह से आता है। और जो ओयो के मालिक हैं, क्या नाम इनका? रितेश अग्रवाल, ये 24 वर्ष के हैं। तो ये भी जो है एक नए कंसेप्ट की वजह से अपना जो है धनार्जन ये करते हैं। तो देखिए, आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, आप अपने विचारों को बदलिए, दुनिया में बहुत कुछ है आपके लिए। नाडा मतलब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी पर, किस जेवलिन थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध फरवरी 2020 में लगाया था? इसमें क्या किया था कि जो इन्होंने भेजा था अपना चेक करने के लिए, तो जो नमूना भेजा गया, जो सैंपल दिया था, वो किसी और का दे दिया था, और ये है अमित दहिया। अमित दहिया को जो है 4 साल तक अब खेल खेलने से रोक दिया गया है नाडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एलएनजी बस मतलब कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किस राज्य में चली है? तो दोस्तों ये राज्य है केरल, ऑप्शन ए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इंद्रधनुष नामक जो वायुसेना का संयुक्त सैन्याभ्यास है वो भारत करता है किस देश के साथ? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, इंद्रधनुष नामक जो वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है ये भारत करता है ब्रिटेन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? ये तस्वीर आप देखिए, क्या पहचान रहे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में अब तक 3 महिलाएं हैं जो कि इस पद तक पहुंच चुकी हैं। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है यह एक 3 स्टार पोस्ट होती है, 3 स्टार पद होता है, और इस पे सबसे पहले पहुंची थी पुनीता अरोड़ा, ये पहली महिला थी। दूसरे स्थान पर थी, दूसरी बार बनी, मतलब दूसरी महिला हैं, पद्मावती बंदोपाध्याय। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो ये बन गई है मेजर जनरल माधुरी कनिटकर। तो ये कौन है? मेजर जनरल माधुरी कनिटकर, जो कि तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, ठीक है। और यहाँ पर चौथा नाम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है वो है निगार जौहर। तो ऑप्शन डी भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो सभी जो पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है ये थल सेना के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एयर फोर्स में, तो ये जो पद होता है इसके समान पद होता है एयर मार्शल का, ठीक है। तो जो एयर मार्शल का पद होता है वो इसके समान होता है। और अगर हम बात करते हैं नेवी के, तो वहां पर वाइस एडमिरल का जो पद होता है वो इसके समकक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो विकल्प है वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया पर्यावरणविद जादव पायेंग को। तो सही जवाब है इसका आंसर क्या बनेगा? जादव पायेंग। बात करें अगर हम जोगिंदर सिंह सैनी की, तो ये एक कोच थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। और तीसरा जो विकल्प है सुनील जोशी। तो सुनील जोशी क्या है? ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता थे नहीं मतलब हैं, ठीक है।
तो तीनों विकल्प यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नमस्ते ओरछा महोत्सव किस प्रदेश में आयोजित किया जाता है? नमस्ते ओरछा महोत्सव। और दोस्तों ये जो महोत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, ये मध्य प्रदेश का है, तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और 7वें आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब क्या बनेगा इसका? दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इसे, और उपविजेता कौन बना था? भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उपविजेता भारत बना था। और ये जो आयोजन था ये मार्च 2020 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम जो घर हैं, जो होम हैं, उनकी छत पर सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर पैनल होता है वो पहले से लगा हुआ है। तो इसमें मैक्सिमम जो हाउसेज हैं उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने में पहला स्थान मिला है गुजरात को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी जरूरी काम है। सोलर अगर लग जाए तो बिजली की समस्या का काफी समाधान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 19 के लिए, देखिए 2 साल के लिए दिया जाता है ये। ठीक है, तो 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया किसको? वी प्रवीण राव को। वी प्रवीण राव को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है PV संधू को। और BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे महानतम नेता के रूप में चुना गया महाराजा रणजीत सिंह को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।